सहायक संधि प्रथा। हम लोग सहायक संधि प्रथा जो उसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने सहायक संधि की पृष्ठभूमि इत्यादि जो उसके बारे में अध्ययन कर लिया। आज हम सहायक संधि की शर्तें कौन कौन सी थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि वेलेज़ली ने जिन शासकों के साथ सहायक संधि की थी उन सभी की अधिकांश शर्तें एक जैसी मानी जाती, जो कि इस प्रकार है। जैसे जो भारतीय शासक इस संधि को स्वीकार करता था उसे अनिवार्यतः कंपनी का प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ता था और उस राज्य के वैदेशिक मामलों पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो जाता था। इस संधि को स्वीकार करने वाला राज्य कंपनी सरकार की अनुमति के बिना न तो किसी अन्य शासक से युद्ध कर सकता था और न ही किसी प्रकार का राजनीतिक समझौता कर सकता था। इस प्रकार से संधि करने वाले राज्य की बाह्य स्वतंत्रता जो थी वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती थी। दूसरी बात आती है कि इस संधि को स्वीकार करने वाला राज्य अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य किसी यूरोपियन को अपने यहाँ पर नौकरी या सेवा में नहीं रख सकता था और न ही अपने राज्य में रहने की अनुमति दे सकता था। और इस शर्त का मुख्य उद्देश्य देशी राज्यों में फ्रांसीसी जो थे उनके प्रभाव जो उसको समाप्त करना था, क्योंकि उस वक्त देशी नरेश जो थे वो फ्रांसीसियों को अपनी सेना जो है उसको क्या बोलते हैं ट्रेनिंग देने के लिए कहा जाता है कि फ्रांसीसी अधिकारी जो उनको रखते थे। इसीलिए अब वो नहीं चाहते थे कि फ्रांसीसी जो उनका किसी प्रकार का प्रभाव जो देसी राज्य जो उनमें रहे। इसके अलावा अगली बात आती है कि इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्य को अपने राज्य में कंपनी की एक सेना रखनी पड़ती थी और उस सेना का समस्त खर्चा जो था वो भी उसी राज्य को देना पड़ता था। यदि कोई राज्य इस सहायक सेना के व्यय के लिए धन नहीं दे सकता था तो उस धन राशि के बराबर का आय का कोई बहुत बड़ा क्षेत्र या भूभाग जो वो कंपनी सरकार को सौंपना पड़ता था। इसके अलावा इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्य को कंपनी के एक राजनीतिक प्रतिनिधि को, जिसे रेजिडेंट अथवा पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था, अपने राज्य में रखने की स्वीकृति देनी पड़ती थी। अर्थात एक रेजिडेंट अंग्रेज अधिकारी जो था वो देश की राज्यों में या देशी रियासत जो वहां पर रहता था और ये अंग्रेज अधिकारी प्राय राज्य की राजधानी में अथवा उसके निकट रहता था और कंपनी और उससे संबंधित राज्य के बीच कड़ी का काम करता था और वह राज्य की शासन व्यवस्था का पूरा ध्यान रखता था। इस प्रकार से राज्य की आंतरिक स्थिति का ज्ञान उसे मिल गया, प्राप्त हो जाता था। इसके अलावा अगली बात थी कि इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्य को कंपनी ये आश्वासन देती थी कि यदि उस राज्य पर कोई अन्य शक्ति आक्रमण करती है तो कंपनी उस राज्य की रक्षा करेगी। यदि उस राज्य में आंतरिक विद्रोह भी हो जाता है तो कंपनी उस विद्रोह को समाप्त करने का दायित्व अपने ऊपर लेती है। तो इस प्रकार से केवल कंपनी तो इतना सा उत्तरदायित्व लेती थी कि उसके ऊपर अगर कोई दूसरी शक्ति आक्रमण करती है तो देशी राज्य को बचाने का कार्य करेगी। अगली बात आती कि इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्य को कंपनी ये आश्वासन देती थी कि उस राज्य के आंतरिक प्रशासन में कंपनी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके अलावा दोनों पक्ष घनिष्ठ मित्रता बनाए रखने का वादा करते थे तथा एक पक्ष के मित्र दूसरे के मित्र और दूसरे का शत्रु मानने की बात स्वीकार की गई और कंपनी और संबंधित राज्य के बीच में ये संधि समानता के आधार पर होती थी। तो इस प्रकार से ये सहायक संधि जो उसकी शर्तें तय की गई थी। नेक्स्ट बात आती है सहायक संधि प्रथा की समीक्षा। अर्थात ये सहायक संधि जो हुई थी उसमें अंग्रेज जो उनको क्या लाभ और हानियां हुई और उसी प्रकार से देसी रियासतें जो उनको क्या लाभ और हानियां हुई थी। कहा जाता है कि वेलेज़ली की ये सहायक संधि प्रथा अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध हुई और वेलेज़ली ने इस प्रथा अथवा नीति को बड़े ही कारगर ढंग से लागू किया था। कंपनी को इससे केवल लाभ ही लाभ मिला था कि उस समय यूरोप में नेपोलियन जो उसकी बढ़ती हुई शक्ति से कंपनी काफी आतंकित और भयभीत थी और उसे यह भय भी था कि कहीं नेपोलियन भारत पर आक्रमण ना कर दे। इसीलिए कंपनी अपनी सैनिक शक्ति में बहुत ज्यादा वृद्धि करना चाहती थी, किंतु कंपनी के आर्थिक संसाधनों को देखते हुए विशाल सेना का खर्च उठाना उसके लिए संभव नहीं था और वेलेज़ली ने कहा जाता है कि इस काम को करने के लिए बड़ी चतुराई से ये काम किया और इस सहायक प्रथा द्वारा कंपनी ने अपनी सेना में भी वृद्धि कर ली और उसका खर्च भी कंपनी सरकार को वहन नहीं करना पड़ा, क्योंकि इससे क्या हुआ, वो जो खर्च जो था देसी रियासतें जो उनके ऊपर लाद दिया गया था
यद्यपि भारतीय राज्यों में कंपनी की सेना उस राज्य की सुरक्षा के लिए रखी जाती थी, किंतु इस सेना का प्रयोग करने का अधिकार केवल कंपनी जो उसी के पास में था। इतना ही नहीं, कंपनी उस सेना का प्रयोग उस राज्य के विरुद्ध भी कर सकती थी। इससे पूर्व कंपनी की सेना अपनी सीमा में रहती थी तथा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में बड़ी कठिनाई होती थी, लेकिन अब कंपनी की सेना संधि करने वाले राज्य में तैनात होती थी और वहां से किसी भी निकटवर्ती क्षेत्र में बड़ी आसानी से भेजी जा सकती थी। वेलेज़ली ने बाद में स्वीकार किया कि 22,000 सेना को कंपनी की आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव डाले बिना किसी भी भारतीय राज्य के विरुद्ध भेजा जा सकता था। सहायक संधि प्रथा के फलस्वरूप कंपनी की सैनिक सीमाएं जो थी वो और राजनीतिक सीमाएं जो थी वो भी आगे निकल गई। 1805 ईस्वी में कंपनी की राजनीतिक सीमा बिहार तक तथा कुछ गिने चुने स्थानों तक सीमित थी, लेकिन उसकी सैनिक सीमा उत्तर भारत में अवध व रोहिलखंड तक तथा दक्षिण में कर्नाटक तक फैल गई। अर्थात जब कंपनी की राजनीतिक सीमाएं पूर्णतः सुरक्षित हो गई, इस व्यवस्था से कंपनी को अपनी राजनीतिक सीमाओं के विस्तार का अवसर मिल गया और निजाम के साथ सहायक संधि हो जाने के बाद वेलेज़ली के लिए मैसूर विजय करना भी आसान हो गया। इसी प्रकार से अवध के साथ संधि होने से रोहिलखंड, आगरा और दिल्ली पर अधिकार करने में मदद मिली और जिन राज्यों के साथ सहायक संधियां की गई थी उनसे भी सैनिक व्यय के नाम पर बहुत बड़ा भूभाग जो है ले लिया गया था और कंपनी ने अपने अधिकार में कर लिया। इससे कंपनी का साम्राज्य जो वो भी बहुत ज्यादा हो गया। इसके अलावा संधि करने वाले भारतीय राज्यों की विदेश नीति पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब कंपनी से संधि करने वाले राज्य एक दूसरे से सीधा संपर्क नहीं कर सकते थे, इसलिए कंपनी के लिए इन भारतीय शासकों को एक दूसरे से अलग रखने का अवसर मिल गया और बाद में एक एक करके भारतीय राज्यों को समाप्त करने अथवा उन्हें दबाने का अवसर भी मिल गया। इन संधियों के परिणाम स्वरूप ही अब भारतीय राज्यों में फ्रांसीसियों का प्रभाव बढ़ने की आशंका जो थी वो भी समाप्त हो गई और इन संधियों के पूर्व अनेक भारतीय शासकों ने अपनी सेनाओं को पाश्चात्य ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांसीसियों को नियुक्त कर रखा था, जिससे उनकी रणकुशलता बढ़ गई थी। परंतु अब भारतीय राज्यों में फ्रांसीसियों का अस्तित्व जो था वो समाप्त हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक तरफ हम देखते हैं कि अंग्रेज जो उनको इस सहायक संधि जो उससे लाभ ही लाभ हुए, लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि देसी रियासतें जो उसका क्या फायदा या क्या नुकसान, अगर हम मुख्य रूप से इसके ऊपर गौर करें तो हम देखते हैं कि देसी रियासतें जो उनको इसका काफी नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि बदले में उन्होंने केवल सुरक्षा का वचन दिया था और वो भी उन्हीं की सेना को वो चाहे तो उसके विरुद्ध इस्तेमाल कर सकते थे। सहायक संधि व्यवस्था से भारतीय राज्यों को बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ी। भारतीय राज्य अपने क्षेत्र में कंपनी की जो सेना रखते थे उसका सारा खर्च भी उन्हीं को उठाना पड़ता था। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि राज्यों में नियुक्त सहायक सेना का खर्च अंग्रेजी सेना और अधिकारियों के खर्च से बहुत ज्यादा था और भारतीय राज्य इस खर्च का बोझ नहीं उठा सके। परिणामतः उन्हें अपनी सेना में कमी करनी पड़ी तथा सहायक सेना के खर्च के लिए जनता पर भारी कर जो उनका बोझ लादना पड़ा। वस्तुतः कंपनी का वास्तविक उद्देश्य भारतीय राज्यों की सैनिक शक्ति को कम करना था। कंपनी का मानना था कि फ्रांसीसियों की देख रेख में भारतीय राज्यों की सेनाएं अनुशासित और शक्तिशाली हो जाएगी, परंतु यदि भारतीय राज्यों में ब्रिटिश सेना रखी जाएगी तो एक तरफ तो उन राज्यों को अपनी सेना में कमी करनी पड़ेगी और दूसरी ओर कंपनी के साथ होने वाले भावी संघर्ष के समय सहायक सेना कंपनी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। भारतीय राज्यों में ब्रिटिश सेना को रखने से भारतीय राज्य सैनिक दृष्टि से कंपनी पर आश्रित हो गए और जब भारतीय राज्य सहायक सेना का खर्च समय पर अदा नहीं कर सके तब कंपनी ने उनके सबसे उपजाऊ और संपन्न प्रदेशों को स्थायी रूप से अपने अधीन कर लिया। इससे एक ओर तो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में कमी होती गई, दूसरी तरफ उनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो भी खराब होती गई। उनकी आय इतनी घट गई कि वे अपना शासन भी अच्छे से नहीं चला सके। इससे राज्य में अव्यवस्था फैलती गई और कंपनी ने कुशासन की ओट में राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और राज्यों का वित्तीय प्रशासन जो था वो भी अपने हाथ में ले लिया। राज्यों को तो कहा जाता है कि यह भी पूछने का अधिकार नहीं रहा कि कंपनी सरकार राज्य में कितना और कैसे खर्च कर रही है। राज्य का एकमात्र दायित्व ये रह गया था कि कंपनी द्वारा प्रस्तुत खर्च का तुरंत भुगतान करे, चाहे ये खर्च उचित हो या अनुचित हो, और देसी रियासतें जो उनको ये खर्च जो उसका भुगतान करना ही करना पड़ेगा। सहायक संधि व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्यों ने अपने राज्य में कंपनी का एक
रेजिडेंट अर्थात एक पॉलिटिकल एजेंट जो उसको भी रखना स्वीकार किया और ब्रिटिश सरकार के ये प्रतिनिधि राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शासकों को निरंतर अपनी सलाह देने लगे और राज्यों के आंतरिक मामले जो उनमें भी हस्तक्षेप करने लगे। परिणाम ये निकला कि शासकों ने शासन में रुचि लेना ही बंद कर दिया तथा शासक के अधीन काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों ने ब्रिटिश रेजिडेंटों के इशारों पर कार्य करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से रेजिडेंट ने भारतीय शासकों को उनके शासन से अलग कर दिया और स्वयं रेजिडेंट राज्य शासन में सर्वोपरि बन गया। फलस्वरूप भारतीय शासक अपने आप को प्रशासकीय कार्यों से मुक्त समझते हुए विलासी होते गए और सहायक संधि व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्यों में आंतरिक विद्रोह तथा बाह्य आक्रमण से रक्षा करने का दायित्व कंपनी ने ग्रहण कर लिया। अतः अब भारतीय शासकों को न तो आंतरिक शांति बनाए रखने की चिंता थी और न ही बाह्य आक्रमण से अपने आप को सुरक्षित रखने की चिंता थी। परिणाम यह निकला कि भारतीय शासक अकर्मण्य और आलसी हो गए और कंपनी ने भी अपने हित और स्वार्थों की पूर्ति के लिए अकर्मण्य शासकों को अपना समर्थन जारी रखा। टॉमस मुनरो जो उसने लिखा है कि इन राज्यों ने स्वतंत्रता और राष्ट्रीय चरित्र का त्याग करके अपनी सुरक्षा खरीद ली थी और शासकों की अकर्मण्यता और विलासिता के कारण उनके राज्य धीरे धीरे पिछड़ते गए और कंपनी का नियंत्रण दिन प्रतिदिन मजबूत होता गया और राज्य की जनता को भी अपने अकर्मण्य और विलासी शासकों को पदच्युत करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। क्योंकि यदि राज्य की जनता अपने शासक के विरुद्ध विद्रोह करती है तो कंपनी की सहायक सेना इस प्रकार के विद्रोह को कुचलने के लिए हर समय तैयार रहती थी, क्योंकि कंपनी अब शासकों की समर्थक बन चुकी थी। इतना ही नहीं, रेजिडेंट के हस्तक्षेप के कारण राज्य की जनता को प्रशासन में भाग लेने से वंचित कर दिया गया और इससे न केवल शासकों का ही पतन हुआ बल्कि राज्य की जनता जो उसका भी पतन या मनोबल गिर गया था। तो इस प्रकार से ये सहायक संधि जो है उसकी समीक्षा रही थी।